हेलो दोस्तों। अभी हम लोग बीपीएससी टीआरई बीपीएससी टीचर वाला जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है जीएस का, उन सब का जिक्र अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन जो है, मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? ऑप्शन फर्स्ट, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, उपरोक्त में से एक से अधिक, और नेक्स्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा मध्य गंगा का मैदान। क्या होगा? मध्य गंगा का मैदान। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। मध्य गंगा का मैदानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार तक विस्तृत है। यानी मध्य गंगा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूरा बिहार है। इसकी औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर तक है। कितना है ऊंचाई? 50 से 100 मीटर तक है। मगध एवं अंग मध्य गंगा मैदान में स्थित है। मगध और अंग किस भाग में होगा? तो मध्य गंगा मैदान में। मध्य गंगा का मैदान कृषि के लिए प्रसिद्ध है। मध्य गंगा का मैदान कृषि के लिए प्रसिद्ध है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? कौन से स्थान में? या हाँ, या तो कौन से कॉलेज या महाविद्यालय या विद्यालय जो भी हो। तो ये कौटिल्य जो थे ना, ये तक्षशिला में थे। कहाँ थे? तक्षशिला में। अर्थशास्त्र के प्राध्यापक भी थे, राजनीति विज्ञान के भी थे। ठीक है। सेकेंड थर्ड देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक सलाहकार थे। ये प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। किसने? कौटिल्य ने या तो चाणक्य ने। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लोहे का स्तंभ किस किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? आंसर होगा लखनऊ। कहाँ है स्थित? लखनऊ में स्थित है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। क्या चीज दिल्ली में स्थित है? धातु कर्म का आश्चर्य दिल्ली में स्थित है। यह यह कुतुब परिसर में खड़ा है। यह कुतुब परिसर में खड़ा है और अपनी जंग प्रतिरोधक संरचना के लिए प्रसिद्ध है। स्तंभ 7 मीटर से ऊंचा है। 7 मीटर से ऊंचा है। लोहे का स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 413 ईस्वी द्वारा विजय स्तंभ के रूप में बनाया गया था। किसके स्तंभ? विजय स्तंभ के रूप में। ये कितना मीटर लंबा है? कितना ऊंचा है? 7 मीटर। ये कहाँ है? ये दिल्ली में है, जो कि कुतुब परिसर में खड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। कहाँ विस्तार है? पहला ऑप्शन है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के बीच
सेकेंड ऑप्शन है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य। थर्ड ऑप्शन है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य। और उपर्युक्त में से एक से अधिक, फिर लास्ट में उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बहुत सारा होता है, ये उपर्युक्त में से अधिक होता है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में दक्षिणापथ क्षेत्र के तहत विंध्य पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी एवं कावेरी नदी तक के क्षेत्रफल को शामिल किया गया। दोनों नदी है, यानी दोनों होगा। ऊपर कृष्णा वाले ये नहीं होगा। अच्छा, देख लेते हैं आगे। शामिल किया गया तक, इसमें सतपुड़ा से नीलगिरी पर्वत श्रेणी का क्षेत्र भी शामिल। अच्छा, ये भी शामिल है। अतः उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प सही होंगे। इस प्रकार विकल्प डी अभिष्ट उत्तर होगा। इस पर कौन सा सही होगा? डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? किस देश के थे? ये मोरक्को देश के थे। कहाँ के थे? मोरक्को के थे। कहाँ के थे? मोरक्को के थे। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सल्तनत कालीन तुगलक वंशी शासक तुगलक वंशी इब्न बतूता। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक वंशी शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता एवं यात्री इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। कहाँ का निवासी था? मोरक्को का, अफ्रीका में है ये। अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। वह मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में 1333 ईस्वी में, कब? 1333 ईस्वी में पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था 1325 से लेकर 1351। तो बीच में आता है 1335। 1325 से लेकर 1351 ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या जज नियुक्त किया। किसने क्या नियुक्त किया? जज या काजी नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत से है। अब छठा देखिए, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? पहला पढ़ते हैं। रेलवे के मार्गों पर तख्तों स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। अगला पढ़ते हैं। नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना। अगला देखते हैं। विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। लगता है यही सही होना चाहिए। उपयुक्त इसको, हाँ, यही सी नंबर सही है। क्या है एक्सप्लेनेशन में? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निर्वनीकरण का मुख्य कारण विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना था। साथ ही बढ़ती जनसंख्या, अधिक खाद्यान्न की मांग, वाणिज्यिक फसल और लकड़ी का उत्पादन निर्वनीकरण के अन्य कारण हैं। अन्य कारण हैं। एक तो साथ ही बढ़ती जनसंख्या, अधिक खाद्यान्न की मांग, वाणिज्यिक फसल, लकड़ी के उत्पादन। अच्छा, लकड़ी के उत्पादन, अन्य फसल, अन्य कारण हैं। चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 7 में। 1859 के अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम ने, कब? 1859 के अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम ने प्रावधान क्या किया? पहला ऑप्शन,
वनों को छोड़ने के लिए बागान श्रमिकों को अनुमति की आवश्यकता थी। वनों को छोड़ने के लिए बागान श्रमिकों को अनुमति की आवश्यकता थी। अगला देखिए, बागान श्रमिकों को विवाह की अनुमति नहीं थी। ये तो बिल्कुल गलत है। बागान श्रमिकों को चाय बागानों को अनुमति के बिना छोड़ने की अनुमति नहीं थी। लगता है यही सी आंसर होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। हाँ, सी आंसर है। 1859 ईस्वी का अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम यानी उत्प्रवास अधिनियम 1859 ईस्वी में आया था। भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा पारित किया गया था? औपनिवेशिक सरकार द्वारा। 1859 ईस्वी के अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम के तहत बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं था। यानी चाय बागान अगर हम छोड़ेंगे तो ये अनुमति नहीं था। बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं था और इन्हें शायद ही कभी ऐसी अनुमति दी जाती थी। मतलब कम ही चांस था जो इसको छोड़ने के लिए आदेश दे देता था, कभी नहीं। 1859 ईस्वी के अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम ने असम में बागान श्रमिकों की आवाजाही की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रतिबंध कर दिया। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? इसका आंसर होगा नवंबर 1858 को। नवंबर 1858 ईस्वी को विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश संसद ने 1858 के संसद के एक अधिनियम को पारित किया। ब्रिटिश संसद ने 1858 के संसद के एक अधिनियम पारित किया और जिम्मेदार प्रबंधन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को अधिकार हस्तांतरित किए गए। यानी ब्रिटिश क्राउन को अधिकार मिल गया। उद्घोषणा, जिसे भारतीय लोगों की मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, यह उद्घोषणा भारतीय लोगों की मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद के एक दरबार में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की? यानी ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की। तो इसका आंसर होगा अफगान। किसने किया? अफगान ने किया। एक्सप्लेनेशन। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर रानी रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। 1857 ईस्वी क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बंदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वे अपना भाई मानती थी, को पत्र के साथ राखी भेजकर उसकी लाज रखने को कहा था। बांदा नवाब 10,000 सैनिकों कितना 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए। कहाँ लड़ने पहुंच गए? झांसी लड़ने पहुंच गए। यानी अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम 1859 में आया था। कब आया था? 1859 में। ये उन्हें चाय बागानों से बिना अनुमति का बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी। और ये 1 नवंबर 1858 ईस्वी में क्या हुआ था?
जो रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा हुई थी, लॉर्ड कैनिंग ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने किया था। इसमें ये ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम बनाया था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को अधिकार हस्तांतरित किए गए। इसे भारतीय लोगों की मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय लोगों की मैग्ना कार्टा। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने के लिए अफगानों ने सहायता किया था और रानी लक्ष्मीबाई ने पत्र के साथ साथ एक राखी भेजकर उसकी लाज रखने को कहा। तो बंदा नवाब ने 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए। कौन थे? बंदा नवाब अली बहादुर द्वितीय। बंदा नवाब अली बहादुर द्वितीय थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? यानी प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया। यानी 1857 में जो भी विद्रोह हुआ उसको किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बोला? यानी बी.डी. सावरकर। किसने बोला? बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह को बी.डी. सावरकर द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बी.डी. सावरकर का पुस्तक कौन है? बी.डी. सावरकर की पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा था। कब लिखा था? 1857 में लिखा था। लिखा है कि 1857 का भारतीय विद्रोह 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति है। व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट है 11 नंबर 11 और एक मिनट। हाँ ठीक है, चल रहा है, ठीक है ये। अ, किस अंग्रेज किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी को जनरल, ये अच्छा जनरल सैन्य अधिकारी को जनरल कहा जाता है। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? यहाँ वह औरत सोई हुई है, यहाँ वह औरत सोई हुई है, यानी मर गई थी ना, तो उसमें श्रद्धांजलि दिया था वो सैन्य अधिकारी। तो वो यही बोल रहा था, यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। वाह, बड़ा अच्छा। चलिए, तो ये बात किसने कहा था? कौन सा सैन्य अधिकारी था? तो ह्यूरोज था। कौन सा? ह्यूरोज था। एक्सप्लेनेशन देखिए। अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ह्यूरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। 17 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। 17 जून 1858 को कब हुई थी? 17 जून 1858 ईस्वी को मृत्यु हो गई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब ने खुद को मुगल सम्राट का डैश घोषित किया। क्या घोषित किया? खुद को डैश घोषित किया। 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब ने खुद को मुगल सम्राट का डैश घोषित किया। क्या घोषित किया? तो आंसर होगा पेशवा घोषित किया। क्या घोषित किया? पेशवा घोषित किया। पेशवा घोषित किया। चलिए आइए देखते हैं। 1857
57 के विद्रोह के दौरान नाना साहब ने स्वयं को मुगल सम्राट का पेशवा घोषित कर दिया। और आगे देखिए, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र के रूप में, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र के रूप में उन्होंने मराठा संघ और पेशवा परंपरा को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद, पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद नाना साहब को अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह पेशवा के दत्तक पुत्र थे। पेशवा के क्या थे? दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र। और उन्होंने उन्हें पेंशन देने से भी इनकार कर दिया। इन सब कारणों से इन सब कारणों से 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने के लिए प्रेरित हुए। कौन? नाना साहब ने। किसने? और नाना साहब ने। और ये द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बी डी सावरकर 1857 ईस्वी में लिखे थे। हीरोज था जो सैनिक अधिकारी था, वो क्या कह रहे थे? जो यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य जन आंदोलन है। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह में उल्लेखित है? तो सन्यासी विद्रोह में। किस में उल्लेखित है? सन्यासी विद्रोह में उल्लेखित है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया। कौन से विद्रोह का? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। आनंद मठ की कहानी 1772 ईस्वी में 1772 ईस्वी में पूर्णिया, दानापुर और तिरहुत में अंग्रेज और स्थानीय मुस्लिम राजा के खिलाफ विद्रोह पर आधारित है। आनंद मठ की कहानी क्या है? 1772 ईस्वी में पूर्णिया, दानापुर और तिरहुत में अंग्रेज और स्थानीय मुस्लिम राजा के खिलाफ विद्रोह पर आधारित है। यह बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है। यह क्या है? बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1882 ईस्वी में। 10 साल लग गया ना। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? संथाल विद्रोह हुआ है कि बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ कि ताना भगत आंदोलन हुआ कि उपयुक्त में? ये तो नहीं होगा यहाँ पे ऐसा ही कोई ऑप्शन नहीं होगा। चलिए आ जाओ, यहाँ देखते हैं। तो आंसर संथाल विद्रोह ना। ठीक है, आंसर क्या होगा? संथाल विद्रोह। आंसर क्या होगा? संथाल विद्रोह। एक्सप्लेनेशन देखिए, उपर्युक्त विकल्पों में से सबसे पहले घटने वाली घटना संथाल विद्रोह हुआ था। ये कब हुआ था? 30 जून 1855 को। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 30 जून 1855 ईस्वी को। 30 जून 1855 ईस्वी को। 30 जून 1855 ईस्वी को संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू थे। ये 30 जून 1855 ईस्वी को हुआ था संथाल विद्रोह। इसके नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू थे। बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899 से 1900 में हुआ था। 1899 1900 में हुआ था। 1899 से 1900 में हुआ था बिरसा मुंडा का विद्रोह। यह विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। इसे मुंडा क्या कहा जाता? इसे मुंडा उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। इसे मुंडा उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ये कब हुआ था? 1899। वो 1855 में हो गया था ना। ताना भगत आंदोलन 1914 से 20 में हुआ। ताना भगत आंदोलन कब हुआ?
1914 से 20 में हुआ। झारखंड के छोटा नागपुर पठार में। इसके नेता जतरा उरांव थे। जतरा उरांव थे। कौन थे? जतरा उरांव या जतरा भगत भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ताना भगत आंदोलन संबंधित है दलित आंदोलन से, आदिवासी आंदोलन से, किसान आंदोलन से। ये तो आदिवासी ही होना चाहिए। किस आंदोलन से है? आदिवासी आंदोलन से है। चलिए आ जाओ देखते हैं। ताना भगत आंदोलन एक आदिवासी आंदोलन था जो 1914 से 20 ईस्वी में झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। इसके नेता जतरा उरांव थे या जतरा भगत थे। ठीक है, तो रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले कौन था घटना? संथाल विद्रोह। तो ये हुआ था 30 जून 1855 ईस्वी में। बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 ईस्वी में। संथाल विद्रोह हुआ था 1914 से 20 के बीच हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 56 हुआ? अभी ये तुरंत पढ़े हैं। कौन थे वो? कान्हू, सिद्धू और कान्हू थे। सिद्धू और कान्हू, कोई नहीं है इसमें से। आंसर होगा उपर्युक्त कोई नहीं, आंसर ई होगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देखिए। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। संथाल विद्रोह अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ बिहार के राजमहल पहाड़ियों में बसे संथाल जातियों का था। किसके लिए? अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ बिहार के राजमहल पहाड़ियों में बसे जनजातियों का विद्रोह था ये। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हो? वाह, ऐसा कौन सा आंदोलन है जो लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ है? ऑप्शन है फराजी आंदोलन। ऑप्शन क्या है? फराजी आंदोलन। सेकंड है पागलपंथी विद्रोह और सी है वहाबी वहाबी आंदोलन। आंसर यही है, आंसर सी ही होगा, वहाबी आंदोलन। क्या होगा? वहाबी आंदोलन। एक्सप्लेनेशन इसका देखिए। वहाबी आंदोलन या विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ। यह आंदोलन वर्ष 1831 ईस्वी में हुआ था। यह आंदोलन वर्ष 1831 ईस्वी में हुआ था। इससे संबंधित नेता सैयद अहमद थे। इससे संबंधित नेता कौन थे? सैयद अहमद थे। कौन थे? तो ये वहाबी आंदोलन या विद्रोह जो है लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। यह आंदोलन वर्ष 1831 ईस्वी में हुआ था। इससे संबंधित कौन थे? सैयद अहमद थे नेता। 1831 में हुआ था। कब हुआ था? 1831 ईस्वी में हुआ था। फिर से रिकॉल कर ले सब। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में या 30 जून 1856 में। उसके बाद ताना भगत हुआ था। उससे पहले बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था जो कि 1899 से 1900 में, और ताना भगत जो हुआ था 1914 से 20 के बीच हुआ था। ठीक है। और ये वहाबी आंदोलन 1831 ईस्वी में हुआ था। सैयद अहमद थे। सैयद अहमद थे। सैयद अहमद थे। लंबी दाढ़ी। अच्छा, 18 नंबर है, शोषणकारी शक्तियों के खिलाफ नए कर प्रणाली का विरोध किसने किया? शोषणकारी शक्तियों के खिलाफ नए कर प्रणाली का विरोध किसने किया? ऑप्शन है खानदेश के जाति ने। किसके जाति? जनजाति। खानदेश के जनजाति। खानदेश के जनजाति 1856 में किया। कहाँ कब किया? 1856 में। अगला है ऑप्शन 1855-56 में बिहार के संथाल, यानी बिहार के संथाल ने किया क्या चीज? शोषण शक्तियों के खिलाफ नए कर प्रणाली का विरोध। आंसर बी होगा। आंसर तो बी होगा। तो फिर आगे पर 1850 में छोटा नागपुर के जनजाति, यानी बिहार 1855-56 में बिहार के संथालों ने विरोध किया।
1855-56 का संथाल विद्रोह, जिसे संथाल हुल के रूप में भी जाना जाता है, वर्तमान बिहार तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा अ, में एक महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह था। संथाल एक आदिवासी समुदाय ने ब्रिटिश औपनिवेशिक ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों, साहूकारों, जमींदारों और व्यापारियों द्वारा शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह किया था। बिहार में संथाल, हाँ ये आ गया क्वेश्चन ना, अब संथाल विद्रोह क्यों हुआ था? अधिकारियों, साहूकारों, जमींदार शोषण, अच्छा, शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह किया। तो बिहार में संथाल विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकार और जमींदारी प्रणाली दोनों के खिलाफ थे। ठीक है, जो भी अधिकारी के द्वारा शोषण हो रहा था, साहूकार, जमींदारों, ये जमींदारी प्रणाली के बिल्कुल खिलाफ थे, विद्रोह था ये। ठीक है, खिलाफ एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। 1832-33 के बीच कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1832 के बीच कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो नारायण राव नहीं, सिद्धू और कानू नहीं, देवे और नारायण नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक ये भी नहीं। आंसर ये ई होगा। कोल छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में केंद्रित थे। कोल छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में केंद्रित थे और छोटा नागपुर पठार में कौन सा विद्रोह हुआ था? अ, एक मिनट, छोटा नागपुर पठार में मुंडा विद्रोह हुआ था, और हुआ था। कोल छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में केंद्रित थे। हाँ, आगे इसका एक्सप्लेनेशन और भी है। कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत, जोआ भगत और झिंदराई मानकी जैसे नेताओं ने किया था। कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत, जोआ भगत और झिंदराई मानकी जैसे नेताओं ने किया। उन्होंने कोल और अन्य आदिवासी समुदायों को अंग्रेजों और स्थानीय जमींदारों के खिलाफ एकजुट किया। स्थानीय और जमींदारों के खिलाफ एकजुट किया। विद्रोह मुख्य रूप से जमींदारी व्यवस्था से आर्थिक शोषण, गैर आदिवासी बसने वालों द्वारा सामाजिक उत्पीड़न और पारंपरिक आदिवासी शासन को कमजोर करने वाले ब्रिटिश कानून के कारण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है 1817 ईस्वी में। कब? 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया? 1817 ईस्वी में, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर ने किया। किसने किया हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में? डेविड हेयर। किसने किया? डेविड हेयर ने किया। 1817 ईस्वी में 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राम मोहन राय एवं डेविड हेयर ने किया। राम मोहन राय एवं डेविड हेयर ने की थी। हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अच्छा, हिंदू कॉलेज को ही प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम कहा जाता है। 21 नंबर है। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष किया गया? देहरादून में इंपीरियल 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 फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया। कब किया गया था? 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुआ था या 1906 में ना, 1906 ईस्वी में हुआ था।
वन अनुसंधान संस्थान वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1878 ईस्वी में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में हुई थी। वन अनुसंधान वन अनुसंधान की स्थापना 1878 ईस्वी में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में हुई थी। फॉरेस्ट स्कूल के रूप में हुई थी। 1906 ईस्वी में इसे इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में पुनः स्थापित किया गया। अच्छा, वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुआ था, ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में हुआ था, और आगे चल के इसे 1906 ईस्वी में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में पुनः स्थापित किया गया। 1951 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया। 22 में है, भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में हुई थी। कब हुई थी? 1767 में हुई थी। एक्सप्लेनेशन: भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण एवं मानचित्रण संगठन भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग, इसकी स्थापना 1767 ईस्वी में किया गया था। भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण एवं मानचित्रण संगठन भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग भारतीय सर्वेक्षण विभाग 1767 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1767 ईस्वी में हुआ था। 23 में है, यूथ बंगाल मूवमेंट की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? यूथ बंगाल मूवमेंट की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? यूथ बंगाल मूवमेंट की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? कौन सा है? यूथ बंगाल मूवमेंट की स्थापना किया था हेनरी विलियम डेरोजियो हेनरी विलियम डेरोजियो ने यूथ बंगाल मूवमेंट की स्थापना किया था। किसने किया था? यूथ बंगाल मूवमेंट। चलिए एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। हेनरी लुइस विलियम डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में एक शिक्षक युवा बंगाल आंदोलन से संबंधित थे। हिंदू कॉलेज कलकत्ता में एक शिक्षित युवा बंगाल आंदोलन से संबंधित थे। उनके छात्रों ने परंपरा और रीति रिवाज पर हमला किया। महिलाओं की शिक्षा की मांग की और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। क्या क्या नाम था? हेनरी विवियन डेरोजी। ये हेनरी लुइस विवियन डेरोजी हिंदू कॉलेज कलकत्ता में एक शिक्षक युवा बंगाल आंदोलन से संबंधित थे। उनके छात्रों ने परंपरा और शांति रिवाजों पर हमला किया, महिलाओं की शिक्षा की मांग की और विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। ठीक है। भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास एवं पुस्तकें, इससे भी आया क्वेश्चन। देखिए, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित की गई थी? ये आपका राम मनोहर लोहिया के द्वारा। किसके द्वारा? राम मनोहर लोहिया के द्वारा द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए राम मनोहर लोहिया के द्वारा रचयिता किया गया था। ठीक है। ये देखिए आंसर तो बी होगा। ठीक है। पुस्तक का नाम, लेखक का नाम द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया के द्वारा। किसके द्वारा? राम मनोहर लोहिया के द्वारा। गीता रहस्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य लोकमान्य
बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया। प्रिजन डायरी 1975 ईस्वी में, प्रिजन डायरी 1975 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया था। प्रिजन डायरी 1975 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? किस पत्रिका को संपादित किया गया? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? आंसर होगा सी। क्या होगा आंसर? सी होगा। सी, अल हिलाल। क्या होगा? अल हिलाल। क्या होगा? अल हिलाल। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया? अल हिलाल को संपादित किया गया। किसका संपादित किया गया? अल हिलाल को। आइए आगे देखते हैं। पत्रिका है और संपादक अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद। कॉमरेड मोहम्मद अली जौहर। कॉमरेड मोहम्मद अली जौहर। कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया है? मोहम्मद अली जौहर। जमींदार पत्रिका का नाम है मौलाना जफर अली खां। जमींदार का क्या है? मौलाना जफर अली खां। मौलाना जफर अली खां। मौलाना जफर अली खां। मौलाना जफर अली खां। मौलाना जफर अली खां ने किसने किया? मौलाना जफर अली खां ने किया। इससे पहले वाले जो था द हिस्ट्री ऑफ व्हील्स, ये राम मनोहर लोहिया। गीता रहस्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट है 26 नंबर। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशनल प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशनल का प्रकाशन कब किया गया? तो द इंडियन नेशनल का प्रकाशन 1931 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में द इंडियन नेशनल का प्रकाशन किया गया। 1931। एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशनल का प्रकाशन 1931 में किया गया। इसका प्रकाशन पटना से किया गया। कहाँ से किया गया था? पटना से किया गया था ना। द इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना से किया गया था 1931 में। नेक्स्ट है, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? नील दर्पण नाटक दीनबंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? दीनबंधु मित्रा के द्वारा। किसके द्वारा? नील दर्पण किसके द्वारा? दीनबंधु मित्रा। दीनबंधु मित्रा किसके द्वारा? दीनबंधु मित्रा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? दीनबंधु मित्रा के द्वारा। दीनबंधु मित्रा के द्वारा किया गया नील दर्पण। आइए सी आंसर होगा। प्रख्यात बंगला नाटककार दीनबंधु मित्रा। अच्छा, बंगला नाटककार थे ना दीनबंधु मित्रा। रचित नील दर्पण 1860 ईस्वी में प्रकाशित हुई। 1860 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1860 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसमें नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन मिलता है। कौन सा आंदोलन का विस्तृत वर्णन मिलता है? नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन मिलता है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक राजेंद्र प्रसाद ने। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक राजेंद्र प्रसाद ने लिखे थे। राजेंद्र प्रसाद ने लिखे थे। इंडिया डिवाइडेड भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट है, यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो सबसे इजी है, महात्मा गांधी होगा। किसने किया? महात्मा गांधी। किसने किया? महात्मा गांधी ने। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया। साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया का प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा अपनी विचारधारा सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए किया गया था। अपनी
विचारधारा सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए किया गया था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का, डेली हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे। आगे देखिए 30 नंबर, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन क्या है, संबंधित है? कौन संबंधित है? तो आंसर होगा डी। आंसर क्या होगा? डी। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक है। देखिए पढ़ते एक्सप्लेनेशन। वर्ष 1940 ईस्वी में हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन? वर्ष 1940 ईस्वी में हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका से, कब? 1940 ईस्वी में क्या? हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से यमुना कारजी, राहुल सांकृत्यायन और स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित थे। कौन कौन थे? यमुना कारजी, राहुल कृत्यायन और स्वामी सहजानंद, तीनों का है ना। यमुना कारजी, राहुल संकीर्तन, सहजानंद सरस्वती, तीनों है। तीनों संबंधित। राहुल संकीर्तन इसके संपादक थे, राहुल संकीर्तन इसके संपादक थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख प्रकाशक थे। प्रमुख प्रकाशक थे, संपादक प्रमुख प्रकाशक थे। प्रकाशक कौन थे? स्वामी सहजानंद। और संपादक कौन थे? राहुल सांकृत्यायन थे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इसी तरह हम लोग 30 दिन में 900 प्रश्न करेंगे। आज पहला दिन था, 30 क्वेश्चन हो गया। फिर अगले अगले दिन 30 क्वेश्चन, अगले दिन 30 क्वेश्चन, इसी तरह 30 दिन में 900 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। प्रयास पत्र आपके लिए हमेशा खड़ा है और प्रयास पत्र को आपका थोड़ा बहुत सहयोग चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।